वेलकम टू पुष्पांजलि संस्कृत क्लासेस। आज का विषय हमारा डीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए संस्कृत पद्य शिक्षण और संस्कृत पद्य शिक्षण के बारे में उसका स्वरूप और उसकी परिभाषा है। तो पद्य अथवा काव्य से स्वरूप। पद्य को क्या कहते हैं? काव्य। तो पद्य अथवा काव्य का स्वरूप है क्या है? छंदोबद्ध रचना पद्य कथ्यते। जो छंद से बनी हुई रचना होती है वो पद्य कहलाती है। इयम ज्ञेयता, ज्ञेयता होता जानने वाला। गुणै ओतप्रोतम भवति, यह ज्ञेयता जो जानने वाला उसके गुणों से ओतप्रोत होती है। पद्य छंदानाम नियमान पालयति, जो पद्य होता है वो छंदों के नियमों का पालन करता है। पद्य में छंदों के नियमों का पालन किया जाता है। भाषाएं द्वे रूपे भवतः, भाषा में आपकी पंचमी षष्ठी विभक्ति है स्त्रीलिंग। तो भाषा के दो रूप होते हैं, गद्यम पद्यम च, गद्य और पद्य। गद्य लेखक स्वतंत्र रूपेण निज भावाभिव्यक्ति कर्तुम शक्नोति। गद्य जो होता है, गद्य में लेखक स्वतंत्र रूप से अपने, निज होता अपने भावों की अभिव्यक्ति, भावाभिव्यक्ति मीन्स होता भावों की अभिव्यक्ति कर्तुम शक्नोति, कर सकता है। पद्य कवि छंदानाम नियमान पालयति, पद्य में कवि छंदों के नियमों का पालन करता। जो पद्य होता है उसमें तो लेखक अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकता है, और जो पद्य होता है वह उसमें कवि छंदों के नियमों का पालन करता है। तो संस्कृत भाषायाम पद्यम श्लोक इति कथ्यते, संस्कृत भाषा में पद्य को श्लोक कहा जाता है। भाषायाम आपकी एक वचन है और सप्तमी विभक्ति। आचार्य विश्वनाथ मतानुसार, जो आचार्य हैं उनके अनुसार, आचार्य जो विश्वनाथ है उनके अनुसार वाक्य रसात्मक काव्य, रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। आनंद वर्धनाचार्य मते, आनंद वर्धनाचार्य ने क्या कहा है इसमें? विश्वनाथ और आनंद वर्धनाचार्य जो उनके मतानुसार क्या क्या कहा गया उसके बारे में वर्णन है। काव्यस्यात्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा क्या है? ध्वनि। आनंद वर्धनाचार्य ने काव्य की आत्मा को ध्वनि बताया है। इसकी विशेषता है, पद्य काव्यम समाजस्य दर्पणम करोति, पद्य या काव्य समाज का दर्पण करती है। पद्य व्यक्तिगत जीवन से चित्रणम करोति, जो पद्य है वो व्यक्ति के जीवन का चित्रण करती है। पद्य एवं काव्य, मैंने पहले भी बताया था पद्य और काव्य एक ही हैं। तो पद्य एवं काव्य व्याकरण आधारितम भवति, जो पद्य या काव्य है वो व्याकरण पर आधारित होता है। इयम भाव जगत व्यक्तम करोति, इयम मीन्स होता यह संसार के भावों को व्यक्त करती है। इयम जीवन से उच्चम एवं उदात्त आदर्शम प्रतिपादित करोति, इयम मीन्स यह जीवन के उच्च और उदात्त आदर्शों को प्रतिपादित करता है। पद्य अथवा काव्य व्यक्तिगत जीवन से चित्रण करोति, पद्य एवं काव्य व्यक्तिगत के जीवन का चित्रण करती है। काव्येन आनंदस्य अनुभूति भवति, काव्य से आनंद की षष्ठी विभक्ति एक वचन अनुभूति प्रकट होती है। इयम कवि कल्पना या प्रस्तुतुम भवति, यह कवि की कल्पना को प्रस्तुत करता है, होता है। इसमें जो कवि है वो अपनी कल्पना को व्यक्त करता है। काव्य संगीत लय छंद अलंकार एवं रीति आदि गुणै पाठकम आकर्षितम करोति, काव्य में संगीत लय छंद अलंकार एवं रीति आदि गुण, तृतीय विभक्ति बहुवचन है, गुणों से यह पाठक को अपनी ओर आकर्षित करती है। कवितायाम भाव बुद्धि कल्पना तथा शैली आद्य, या आदि भी लिख सकते हो, चत्वारि तत्वानि भवन्ति, कविता में भाव बुद्धि कल्पना, भाव कोमा बुद्धि कल्पना तथा शैली आदि चार तत्व होते, जो कविता होती है उसके चार तत्व बताए गए हैं। तो कवितायाम में आपकी सप्तमी विभक्ति स्त्रीलिंग एक वचन है। अब है पद्यस्य महत्व, पद्य शिक्षण का जो महत्व है उसके बारे में वर्णन है। संस्कृत पद्य शिक्षण से महत्वम वर्तते, संस्कृत में पद्य शिक्षण का महत्व है। यत् छात्र पद्य से रसास्वादनम कुर्यु या कर्तुम शक्यु, ये भी लिख सकते हो। संस्कृत में पद्य शिक्षण का महत्व है कि छात्र पद्य के रस का आनंद कर सके, या कर्तुम शक्यु कर, इसका ये भी लिख सकते हो, यही अर्थ है इसका भी, कर सके। संस्कृत पद्य शिक्षण से द्वितीय महत्व अस्मात् कारणात् अस्ति, संस्कृत साहित्य प्रारंभ पद्यात् एवं अभवत्, एवं नहीं है एव। संस्कृत पद्य शिक्षण का द्वितीय मीन्स दूसरा महत्व इस
अकस्मात होता है, इस कारणात कारण से अस्ति है। संस्कृत साहित्य का प्रारंभ पद्य जो है उससे ही हुआ था, पद्य से ही हुआ था। जो संस्कृत शिक्षण है उसमें दूसरा महत्व ये है कि संस्कृत साहित्य का जो प्रारंभ हुआ था वो पद्य से हुआ था। वर्तमान काले अपि, काल जमा अपि, तो वर्तमान काल में भी, अपि मीन्स होता भी, वर्तमान समय में भी संस्कृत साहित्यस्य द्विभागेषु पद्य एव वर्तते। वर्तमान काल में भी संस्कृत साहित्य का षष्ठी व्यक्ति एकवचन द्वि या द्वितीय ये भी लिख सकते हो, 2 भाग हैं। कौन कौन से? पद्य जो संस्कृत 2 भाग जो हैं, गद्य एवं पद्य, उसमें पद्य ही है, पद्य को ही महत्व दिया गया। अतः संस्कृत पद्य शिक्षण से महत्व अति आवश्यकम, यण संधि है आपकी, अति जमा आवश्यकम, इसलिए संस्कृत पद्य शिक्षण का महत्व अधिक, अति मीन्स होता बहुत, बहुत आवश्यक है। अतः छात्रान पद्य शिक्षण नहीं कार्यशति त्रही या ते संस्कृत साहित्य से ज्ञानात् वंचिता भविष्यन्ति। इसलिए अतः मीन्स होता इसलिए छात्रों को पद्य शिक्षण नहीं कराया जाएगा। प्रेरणार्थक दिया है, कराया जाएगा, प्रेरणार्थक शब्द है, तो नहीं कराया जाएगा। त्रही तो वे संस्कृत साहित्य के ज्ञान से वंचित हो जाएंगे। पद्य शिक्षणेन भाव सौंदर्य अनुभूति भवति। पद्य शिक्षण में तृतीय व्यक्ति एक वचन है। पद्य शिक्षण भाव सौंदर्य की अनुभूति करता है, यह पद्य शिक्षण में भाव सौंदर्य की अनुभूति होती है। अनेन सहैव छात्रा कविता रचनाया विविधानां शैलीनां ज्ञानं लभ्यन्ते। अनेन इसके द्वारा, सहैव इसके साथ या इसके द्वारा छात्र कविता की रचना के विभिन्न शैलियों का ज्ञान प्राप्त करता है। प्राप्तनुवंती भी लिख सकते हो, प्राप्त करना, या लभ्यन्ते भी प्राप्त करना, दोनों का अर्थ एक है। तो इसके द्वारा छात्र कविता की रचना विभिन्न शैलियों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो पद्य शिक्षण है उसके अंतर 2 विधियाँ बताई गई हैं, एक है दंडान्वय विधि, एक है खंडान्वय विधि। तो इसमें दंडान्वय विधि और खंडान्वय विधि में क्या अंतर है ये स्पष्ट करना है कि अस्याम विधो प्रश्नानि व्याकरणाधारितम भवन्ति। इस विधि के जो प्रश्न होते हैं वो व्याकरण पर आधारित होते हैं। जो दंडान्वय विधि है उसके प्रश्न जो होते हैं वो व्याकरण पर आधारित होते हैं। अस्याम विधो श्लोके दीयते एवं अन्वय क्रियते। इस विधि में श्लोक दिया जाता है एवं उनका अन्वय क्रियते, अन्वय किया जाता है। मतलब शब्दों को जब उल्टा किया जाता है तो उसे सही क्रम में लिखकर उसका अन्वय किया जाता है। इयम विधि नीरस विद्यते। जो दंडान्वय विधि होती है वो नीरस होती है, मतलब बिना रस वाली होती है। अस्याम विधो व्याकरणम ज्ञानम अति महत्वपूर्णम अस्ति। इस विधि में व्याकरण जो ज्ञान होता है वो व्याकरण के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इयम विधि मनोवैज्ञानिक आधारितम न अस्ति। जो दंडान्वय विधि है वो मनोवैज्ञानिक आधार पर आधारित नहीं है। ना मीन्स होता नहीं। इयम व्यक्तिगत शिक्षण उपयोगी अस्ति। यह व्यक्तिगत शिक्षण के लिए उपयोगी है। इयम विधि प्राथमिक माध्यमिक स्तरे उपयोगी वर्तते। जो दंडान्वय विधि है वो प्राथमिक माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। उच्च स्तरे विशेष उपयोगी न वर्तते। उच्च स्तर पर विशेष रूप से उपयोगी नहीं है। अस्याम विधो व्याकरण संबंधी ज्ञानम संभवम वर्तते। इस विधि में, कौन सी विधि है? दंडान्वय। इस विधि में व्याकरण संबंधी ज्ञान संभव है। अस्याम विधो काव्यगत सूक्ष्म भावनां ग्रहणम संभवम ना अस्ति या नास्ति, इस तरीके से भी लिख सकते हो। इस विधि में काव्यगत सूक्ष्म भावों को ग्रहण करना संभव नहीं है। इसमें मतलब इस विधि में जो काव्यगत सूक्ष्म भाव हैं उनको ग्रहण करना संभव नहीं है। अब है खंडान्वय विधि। अस्याम विधो प्रश्नानि व्याकरण आधारितम न अस्ति। जो खंडान्वय विधि है उसमें प्रश्न व्याकरण पर आधारित नहीं होते, परंतु दंडान्वय विधि में जो प्रश्न होते हैं वो व्याकरण पर आधारित होते हैं। अस्याम विधो संज्ञा एवं सर्वनाम आधारे प्रश्नानि क्रियन्ते। इस विधि में संज्ञा एवं सर्वनाम के आधार पर प्रश्न किए जाते हैं। सर्वनाम आधारे तो सर्वनाम के संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर प्रश्न क्रियन्ते किए जाते हैं। यथा का, के, किम, के, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बताया मतलब क्या, इनका अर्थ होता है क्या। तो इस विधि में और जो दंडान्वय विधि है उसमें जो प्रश्न होते हैं वो व्याकरण पर आधारित होते हैं। इयम विधि सरस है अस्ति। यह विधि क्या है? खंडान्वय जो विधि है वो सरस है और जो दंडान्वय विधि है वो निरस है। अस्याम विधो व्याकरण ज्ञानम महत्वपूर्णम अस्ति।
इस विधि में जो वो होते हैं प्रश्न जो होते हैं वो व्याकरण के ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो यह विधि है ये व्याकरण के ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु दंडान्वय विधि है उसमें व्याकरण का ज्ञान महत्वपूर्ण बताया गया है। इयम विधि मनोवैज्ञानिक आधारितम अस्ति, यह विधि मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, और जो दंडान्वय विधि है वो मनोवैज्ञानिक पर आधारित नहीं है। इयम विधि सामूहिक कक्षा शिक्षणे उपयोगी, यह विधि है वो सामूहिक कक्षा शिक्षण के लिए उपयोगी है, परंतु दंडान्वय विधि जो है वो व्यक्तिगत शिक्षण के लिए उपयोगी बताई गई है। इयम विधि सर्वे स्तरेषु उपयोगी वर्तते, यह विधि सभी स्तर के लिए उपयोगी है, परंतु जो दंडान्वय विधि है वो प्राथमिक माध्यमिक दोनों स्तर के लिए उपयोगी बताई गई है, और उसमें उस स्तर के लिए उपयोगी विशेष तौर पर उपयोगी नहीं है। अस्याम विदो व्याकरण संबंधी ज्ञानम संभवम नास्ति, इस विधि में व्याकरण संबंधी ज्ञान संभव नहीं है, परंतु दंडान्वय विधि है जो है उसमें व्याकरण संबंधी ज्ञान संभव है। अस्याम विदो काव्यगत सूक्ष्म भावानां ग्रहणम करणम संभवम अस्ति, इस विधि में काव्यगत सूक्ष्म भावों को ग्रहण करना संभव है, परंतु दंडान्वय विधि में काव्यगत सूक्ष्म भावों को ग्रहण करना संभव नहीं बताया गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और आगे मुझे कमेंट लिख कर दीजिए ताकि मैं जो और अधिक वीडियो आपके लिए बना सकूं।